हेलो सभी को नमस्कार। हम लोग पिछली क्लास के अंदर यूजीसी नेट के पेपर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, जो आपका जो नेट का पेपर है दिसंबर 2010 का, वो मैं आपको करवा रही थी और उसके हमने जो है 25 प्रश्न कर लिए थे। मतलब हमने हाफ कर लिया पेपर। ठीक है ना, 50 प्रश्न आते हैं हिंदी के, आप सभी को पता है, और एक प्रश्न के जो 2 नंबर आपको मिलते हैं। तो हमने 25 कर लिए। अब आगे जो 25 प्रश्न है वो हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। ठीक है, और ये मैं आपको गैप देकर इसलिए करवा रही हूँ जो हमारे इस आगाज़ एकेडमी के ऊपर, ताकि आपको 25 प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाए। उसमें मैंने जो आपको बताया है कि ये जो उपन्यास है या नाटक है या ये जो कविता है इस सन में लिखी गई, इसके द्वारा लिखी गई, वो आपने अच्छी तरह वीडियो देख ली होगी और याद भी कर लिया होगा। अब हम आगे की जो बात है वो करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। हमने अनुक्रम लिखना है सही, यानी कि पहले कौन से नंबर पर, फिर दूसरा, तीसरा, कौन कौन से नंबर पर, ये इस तरह से लिखे गए थे। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर अंधेर नगरी है ना। पहले चंद्रगुप्त की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त तो जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, और प्रसाद तो छायावाद के कवि हैं। ठीक है, अंधेर नगरी जो है वो है भारतेंदु, और भारतेंदु तो छायावाद से पहले आए। तो इसका मतलब, अच्छा आगे पढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश का है, और मोहन राकेश है वो तो बहुत बाद में आए थे। मतलब लगभग आप 1950-55 की बात कर सकते हो। 8वां सर्ग है वो सुरेंद्र वर्मा का है। ठीक है, और सुरेंद्र वर्मा भी बाद के कवि हैं। तो इसका मतलब, जो पहले जो हमारे जो नाटक आना चाहिए वो अंधेर नगरी आना चाहिए। अंधेर नगरी एक बी में है और एक डी में है। ठीक है, एक बी में है और एक डी में, क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ है नाटक, और 1881 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, उसके बाद आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन नहीं, अंधेर नगरी इसमें भी है भाई, सॉरी मैंने इसमें नहीं देखा, सी में, इसमें भी है। उसके बाद है आषाढ़ का एक दिन, यहाँ भी आषाढ़ का एक दिन। लेकिन जो चंद्रगुप्त नाटक है ये जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है, और ये है जी मोहन राकेश का। तो देखो, नेचुरल सी बात है कि मोहन राकेश तो बाद के जो है कवि हैं, लेखक हैं, और पहले कौन है, प्रसाद, छायावादी कवि पहले आए थे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इसके अंदर ये चंद्रगुप्त बन जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद का है, कब लिखा गया था, 1931 में। तो ये हमारा ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो अब ये आंसर आ गया ना, आ गया ना। तो इसी तरह से आपको पेपर में करना है, इसी तरह से आप पेपर में करोगे, चाहे आप एस्टेट का पेपर दे रहे हो। वैसे एस्टेट के पेपर में क्रम नहीं आता इतना, आपको बता दूं, क्रम बहुत कम आता है, बहुत ही कोई रेयर प्रश्न आता होगा। बाकी ये नेट के पेपर का ही मामला है ज़्यादा। तो उसके बाद ये जो है आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश का है, और 1958 में ये लिखा गया था, 1958 के अंदर ये लिखा गया था। फिर आता है जी 8वां सर्ग, ये सुरेंद्र वर्मा का है, और सुरेंद्र वर्मा ने इसे 1976 में लिखा था, 76 में लिखा था। ठीक है, क्लियर बात। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। निम्नलिखित उपन्यासों का कालानुसार सही अनुक्रम लिखिए। अब उपन्यासों का क्रम आपको लिखना है, तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो ये जो टेढ़े मेढ़े रास्ते है ये भगवती चरण वर्मा का है। ये किसका है भाई, भगवती चरण वर्मा का है। ठीक है, याद कर लो साथ साथ में, भगवती चरण वर्मा का क्या, टेढ़े मेढ़े रास्ते। फिर गोदान, तो आपको पता है प्रेमचंद का है। ठीक है ना, और गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 है। इसका प्रकाशन वर्ष कब है, 1936 है। फिर राग दरबारी, ये है जी श्री लाल शुक्ल का, ये है जी 1968 का, 1968 का है। और लिखने वाले कौन है, श्री लाल और शुक्ल, श्री लाल शुक्ल है। मेला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणुका, ये है जी 1954 का। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, गोदान। सबसे कम तो 1936 में इसी का ही जो है वो हमें सन पता है, गोदान आएगा। गोदान के बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती चरण वर्मा ने कब लिखा था, 1946 में। कब लिखा था, 1946 में। ठीक है ना, एक बार फिर से देखते हैं। देखो, गोदान है, ये कब का है गोदान, गोदान है जी हमारा 1936 का।
ठीक है। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं 1946 का, 10 सालों के बाद। जो मैला आंचल है वो है 1954 का, ठीक है। और राग दरबारी है 1968 का, श्रीलाल शुक्ल का। क्लियर बात। फिर देखिए प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित कहानियों का, है ना, जब आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको नाटक, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आपको जितनी भी गद्य की विधाएं हैं वो आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी। पढ़ने ही क्या पड़ेंगी, आपको उनकी सन भी याद होना चाहिए, किसके द्वारा लिखा गया ये भी याद होना चाहिए। तो निम्नलिखित कहानियों का कालानुसार सही अनुक्रम लिखिए। यहां पर कहानियों का लिखना है भाई, ठीक है। तो एक तो है जी उसने कहा था, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है ना, और ये 1915 के अंदर लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1915 में। उसके बाद है जी वापसी। वापसी है उषा प्रेमवदा की, ये 1960 में। किसकी है? उषा प्रियवदा की। उसके बाद है तिरिच। तिरिच है जी उदय प्रकाश का। तिरिच किसकी कहानी है? उदय प्रकाश की है, ठीक है। और 19 शायद ये 79 की है जहाँ मुझे ध्यान है, नहीं 89 की, हाँ 89 की है, 1989 की। और कफन जो है ये प्रेमचंद की है, ये 1936 की है। तो इसका मतलब उसने कहा था तो पहले आएगी और कफन बाद में आएगी, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया भाई, फटाक से डी। उसने कहा था कफन, वापसी और तिरिच। एक बार फिर से सुन लो। उसने कहा था 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कफन 1936 में प्रेमचंद ने लिखी, वापसी 1960 में उषा प्रेमवदा ने लिखी, और तिरिच 1989 में उदय प्रकाश ने लिखी थी, ठीक। अब चलते हैं जी आगे। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है जी आपका, निम्नलिखित साहित्य इतिहासकारों का सही अनुक्रम लिखे, ठीक है ना। निम्नलिखित साहित्य इतिहासकारों का, यानी कि जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ये तो बड़ा आसान प्रश्न है और ये तो आप आराम से कर लोगे, इसके अंदर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उनका अनुक्रम लिखने के लिए इसके अंदर कहा गया है, ठीक। तो हम सभी को पता है कि गारसा द तासी ऐसे पहले थे जिन्होंने इतिहास लिखने का काम किया, ठीक। और इनका इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार द लिटरेतु इंदुई हिंदुस्तानी, सबको रटा हुआ है। इस्तवार द लिटरेतु इंदुई हिंदुस्तानी कब लिखा था? 1839 में, 1839 की बात है जी। उसके बाद आप सबको पता है कि शिव सिंह सेंगर आए थे। शिव सिंह सरोज लिखा था कब? 1883 में। शिव सिंह सरोज लिखा 1883 में। फिर रामचंद्र शुक्ल आए 1929 में, बड़ी फेमस इनकी ये किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर आए जी हजारी प्रसाद, इन्होंने 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी। इनकी तो 3 है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की तो, पर मेन इनकी हिंदी साहित्य की भूमिका है, वैसे 3 है इसकी। तो पहले गारसा द तासी, इस्तिवार द लिटरेतु इंदुई हिंदुस्तानी, फिर शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर की, रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका। क्लियर बात। निम्नलिखित आचार्यों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। ये आचार्य कवि थे, ठीक है, जो कि आप लोग काव्य शास्त्र के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। इनका आपको सही क्रम लिखना है। तो इनमें भाई सबसे पहले भामे थे, याद रखिएगा। भामे ये 6वीं शताब्दी के थे, आपको इनका भी याद करना पड़ेगा। ये 6ठी शताब्दी के थे भामे। फिर आते हैं कुंतक जो 10वीं से 11वीं शताब्दी के थे। फिर आते हैं ये रूप गोस्वामी है भाई, और ये थे आपके 15 से 16 शताब्दी, 15 से 16। फिर है पंडित राज जगन्नाथ जो 17वीं शताब्दी के थे, ठीक है। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए कि पहले कौन है? भामे, फिर है कुंतक, फिर रूप गोस्वामी, फिर पंडित राज जगन्नाथ। आप ट्रिक भी बना सकते हो कि पहले भामा आए और भामे कुंतक के रूप को देखने गए, भामे कुंतक के रूप को देखने गए तो, और उसके बाद पंडित जी के पास शादी के लिए चले गए। भामे ने कुंतक का रूप देखा और पंडित के पास चले गए। आप इस तरह से याद इसको कर सकते हो। फिर देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो हम तो फिर यही सुमेलित कर लेते हैं ना, अपने को पता चल जाएगा। 2 ऑप्शन तो है ही, देखे जाने इनमें है तो, नहीं तो देखेंगे।
अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये बड़ा आसान होता है, बल्कि मैं आपको ये कहूँगी कि नेट के पेपर में मुझे तो सबसे आसान यही लगता है, सही बताऊँ तो आपको। ठीक है, तो ये आसान क्यों लगता है आपको, ये क्यों मैडम जी सबसे आसान कैसे हैं? इसमें आपको एक दो आना चाहिए, मतलब एक दो के आपको पता होने चाहिए तो आप कर लेते हो। ठीक है, जैसे आपको इसके अंदर आलोचना, तद्भव, हंस और वाक, ये है जी। ठीक है, तो आलोचना जो है, जो आलोचना है ये अरुण कमल की लिखी हुई है। आलोचना किसकी है? एक मिनट है भाई, आलोचना किसकी है भाई? आलोचना अरुण कमल की है। ठीक, उसके बाद ये जो तद्भव है ना, तद्भव, ये अखिलेश का है, अखिलेश की लिखी हुई है। फिर है जी हंस, हंस है जी राजेंद्र यादव की। ठीक है, अब मान लो आपको हंस आती है, हंस राजेंद्र यादव की है, और वाक जो है वो सुधीर पचौरी की है। ठीक है, अब देखो आपको तो एक ही आती है, हंस राजेंद्र यादव की, कई बार बात बन जाती है, कई बार नहीं भी बनती, तो यहाँ पर दो में है, सी का 4, तो बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी यहाँ पर, तो एक आधा आपको और आना चाहिए, फिर बात बन जाएगी। ठीक है, समझ में आई? दोबारा देखो, आलोचना किसकी है? अरुण कमल की, और तद्भव है अखिलेश की, हंस है राजेंद्र यादव की, और वाक है सुधीर पचौरी की। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? एक आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आसान होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो ये हो जाएंगे। रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। अब इसके अंदर आपको आते मिलेंगे एक दो, दो तो आते मिलेंगे। तमस किसकी है? विषम साहिनी की, साहनी की, मिल गया। ठीक है, अब बताओ ये है कितने पाकिस्तान, ये है कितने पाकिस्तान, तो कितने पाकिस्तान है बिल्कुल कमलेश्वर की है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखें, तमस है विषम साहनी की, तो बी का तो क्या आएगा? 4, बी का 4 इसमें है। एक और ऑप्शन देखिए क्या, हाँ आ गया। बस यही तो बात बता रही थी मैं आपको, थोड़ा समझ में आई मेरी बात बताने का तरीका क्या है? जैसे आपको ये पता है कि तमस विषम साहनी की है, आपको ये कन्फर्म है, तो बी का 4 आएगा, तो बी का 4 केवल एक सी ऑप्शन में है, बाकी अपने आप ही जुड़ जाएंगे। देखो ए का कितना आएगा? 2, ऐसे कई बार जुड़ जाते, कई बार नहीं भी जुड़ते, कई बार दो ऑप्शन में दे देता है, वहां दिक्कत होती है। तो सी क्या है? मृगनयनी है ना, मृगनयनी है वृंदावन वनलाल वर्मा की, और जो नीला चांद है ये शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है, ये किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। फिर है जी कहानीकारों को कहानियों के साथ सुमेलित करना है, कहानीकारों को कहानियों के साथ सुमेलित करना पड़ेगा। अब देखो, ताई, वापसी, दोपहर का भोजन, परमात्मा का कुत्ता, जिंदगी और जोंक। ठीक है, तो इसमें देखो अब कौन सी कहानी किसकी है। ठीक है, अब देखो उषम प्रियवदा की वापसी लग रही है। ठीक है, ये मोहन राकेश की कौन सी है इनमें? मोहन राकेश की है ये परमात्मा का कुत्ता, हाँ ये मोहन राकेश की है। ठीक है ना, तो सी का क्या आ गया? 4, देखें सी का 4, सी ये कन्फर्म है मुझे, हाँ बस एक में ही है, आ गया जी, आ गया ना, सी का क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है ना, सी का कितना आ गया? यहाँ पर 4 आ गया। इस तरह से आपको कर सकते हो, बाकी के देख लें फिर। पहले का तीसरा आएगा, उषम प्रियवदा की जो है वो कौन सी है? एक मिनट ठहरो, अरे सी क्यों? ये तो फिर गलत हो गया ना, ये तो बी आएगा, इसमें है भाई, इसमें तो आई भी है। तो ये है उषा प्रेमवदा की है वापसी, ये किसकी है? वापसी। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे से करते हैं। देखो उषा प्रेमवदा की क्या है? वापसी। ठीक है, और उसके बाद अमरकांत है दोपहर का भोजन, मोहन राकेश की है परमात्मा का कुत्ता, और विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की ताई। हाँ ये भी अपने को वैसे कन्फर्म ही था, ताई विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की है भाई। ठीक है, निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नाटक दिए हुए हैं और उनके लिखने वालों के साथ इनको मैच करना है। तो अब है जी रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन है, ये है जी एक मिनट, रक्षाबंधन है हरिकृष्ण प्रेमिका, है ना, क्लियर? हरिकृष्ण प्रेमिका है, और अंधा कुआ है ना, उसके बाद है अंधा कुआ है जी लक्ष्मी नारायण लाल का, और बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, बिल्कुल ये तो कन्फर्म है। और कोर्ट मार्शल बिल्कुल किसका है? स्वदेश दीपक का है। कोर्ट मार्शल किसका है? स्वदेश दीपक का है।
ये जो रक्षाबंधन है ना, रक्षाबंधन, ये कब लिखा गया था? 1934 में। थोड़ा सा ध्यान करना, 1934 में लिखा किसने था? हरिकृष्ण प्रेमी ने। ठीक है। उसके बाद है जी अंधा कुआं, ये है 1955 में। ये कब का है? 1955 का अंधा कुआं। और अंधा कुआं के जो है रचयिता कौन है भाई? लक्ष्मी नारायण लाल है। बकरी सर्वेश्वर दास सक्सेना की है। ठीक है। और ये 1974 में लिखा गया था। बकरी जो है वो 1974 का है जी। और जो कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है, कई बार आता है एग्जाम में, और कोर्ट मार्शल 1991 का है। ठीक है। स्वदेश दीपक तो अभी आधुनिक ही है। ठीक है। और ये सुरेंद्र वर्मा की जो महत्वपूर्ण किताब है वो है जी सेतुबंध। ये याद रखना, सुरेंद्र वर्मा की एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है सेतुबंध। पहले भी आया ना अपने पास सेतुबंध, हाँ आया है बीच में, मैंने करवाया था। और ये 1972 की है। सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा की है और 1972 की है। उसके बाद देखो, उसके बाद है ये, लो जी आ गया अपना, हाँ 35। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सुमेलित कीजिए। पंक्तियों के साथ कवियों का नाम सुमेलित करना है भाई। ठीक है। पंक्तियों के साथ कवियों का नाम सुमेलित करना है। ये कहता है कि साईं के सब जीव है, कि साईं के सब जीव है, और कीरी कुंजर दोए, सारे साईं के जीव हैं। किसकी होनी चाहिए भाई? साईं के सब जीव है, कीरी कुंजर दोए। ठीक है। एक तो ये है अपना। अच्छा, और देसिल बयन सबजन मीठा, भूषण बिनु ने विराजई, कविता बनीता मीत। ये तो पता है ना, किसकी लाइन है? केशव की। ये किसकी लाइन है? केशव की। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, और केशव ने कहा था कि भूषण बिनु न विराजई, कविता बिना बनीता मीत, कि अलंकारों के बिना, मतलब चाहे कोई औरत कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी अच्छे लक्षणों वाली क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो आभूषण नहीं पहनती सुंदर नहीं लगती। नैन नचाई कही मुस्काई, लल्ला फिर आइयो खेलन होली। तो ये पद्माकर की है ना, ये पद्माकर की है। तो सी का तो 4 और डी का 3, देखते हैं किस में है। ये रहा जी, सी का 4 और डी का 3। तो अपना आंसर क्या आ गया? डी। देखो हमें 2 पता थी, हमें 2 पता थी, बाकी हो गई। पहले का 2 आएगा और बी का आएगा 1। बी का आएगा क्या? 1। देखो ये कहता है साईं के सब जीव है, कीरी कुंजर दोए, कबीर की है, बिल्कुल कबीर की है। ये ध्यान है, मैं कहा था कबीर ने कि ये सब साईं के जीव हैं। देसिल बयना सबजन मिठा, ये विद्यापति की है। ठीक है। इसका थोड़ा सा अंदाजा नहीं था, थोड़ा सा कम था इसका, देसिल बयना। बाकी ये तो तीनों है, साईं के सब जीव है, कीरी कुंजर दोए कबीर की है, और ये भीषण बिना न बिराजई ये जो है केशव की है, क्योंकि कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाता है। और नैन नचाई कही मुस्काई, लल्ला फिर आइयो खेलन होरी, ये पद्माकर की है। ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से आप कोशिश कीजिए बनाने की। निम्नलिखित कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है। संसद से सड़क तक, है ना, कितना आसान है। संसद से सड़क तक सबको पता है कि ये धूमिल की रचना है और बड़ी फेमस है। ठीक है। ये किसकी है? ये धूमिल की रचना है, संसद से सड़क तक। ठीक है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, देखो कितना आसान है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की है, कितनी फेमस किताब है। ठीक है। युगधारा, उसके बाद है युगधारा नागार्जुन की। और साये में धूप, अगली कौन सी है? साये में धूप, ये है जी दुष्यंत कुमार की। साये में धूप है दुष्यंत कुमार की। ठीक है। संसद से सड़क तक, ये जो है ना, ये कब लिखी गई थी? 1972 में, याद रखिएगा। 1972 में संसद से सड़क तक आ गए थे। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 की रचना है। कब की है? 65 की। युगधारा 1953 की। ठीक है। और साये में धूप 1975 की रचना है भाई। समझ में आया? संसद से सड़क तक 1972 में कैसे याद करोगे कि जो धूमिल है वो 1972 में संसद से सड़क तक आ गए थे। ठीक है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल ने कब कहा था? 1965 में कहा था भी फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ बोले थे। युगधारा नागार्जुन की, नागार्जुन युग की धारा के साथ 53 में बह गई। और जो दुष्यंत कुमार के साये में धूप ही धूप है 1973 में, ये बात हमें पता चली। निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो देखिए यहां पर है, ये लो जी, सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्यम अलंकार, ये बात किसकी है जी? वामन की।
ये वामन ने कहा था। वाक्य रसात्मक काव्यम कितनी बार आता है एग्जाम के अंदर, ये विश्वनाथ की है, याद रखिए। वाक्य वैसे विषव और वैसे वाक्य, विश्वनाथ की है वाक्य रसात्मक काव्यम। आगे है वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते, ये किसकी है, ये है जी हमारा, ये अब कालिदास की। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ की है, पंडित राज जगन्नाथ की है, याद कर लो। सौंदर्यम अलंकारम वामन की है। वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की है। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते, ये कालिदास की है। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ की है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। भाई ये कुछ ग्रंथ है, इनके आचार्यों के साथ आप इनको सुमेलित करोगे। तो ध्वनियाँ लोक सबको पता है आनंदवर्धन की है, आनंदवर्धन की है, क्लियर है। और पहले का 3 आएगा, एक सी में है और बाकी किसी में नहीं है। अच्छा, आप इनको याद कैसे करो, देखो बिल्कुल आसान तरीका है। मैं तो हमेशा यूं ही याद करवाती हूँ बच्चों को कि ध्वनि जब सुनाई देती है तो आनंद आता है, हमेशा यूं। और मैंने कभी खुद भी यूं याद किया था जब कभी मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ा करती थी, कि जब ध्वनि सुनाई देती है तो आनंद आता है। अब ये बताओ, आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन कोई आवाज़ ही ना सुनाई दे तो आपका पागल जैसा दिमाग हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि ध्वनि जब सुनती है तो आनंद आता है ना, आनंद, बढ़िया बढ़िया ध्वनि हो। उसके बाद काव्य अलंकार, काव्य अलंकार किसकी है, भामे की। काव्य अलंकार किसकी है, भामे की। तो आप कैसे याद करोगे कि भामे ने काव्य के अंदर अलंकार भर दिए, भामे ने अलंकार भर दिया, या भानुमति ने अलंकार भर दिए, ऐसा कुछ याद आप कर सकते हो। काव्य प्रकाश मम्मट, मम्मट के आते ही प्रकाश हो गया, मम्मट ऐसा आया प्रकाश कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो हेमचंद्र हमेशा अनुशासन में रहता है, आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा। हेमचंद्र अनुशासन में रहता है, मम्मट ने प्रकाश भर दिया। जो भानुमति है वो श्रृंगार करती है, अलंकार पहनती है, और जब ध्वनि सुनाई देती है तो आनंद आता है, क्लियर। फिर है जी 39, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे विदेशी जो लेखक है, इनका जो है आप देखिए, एसे इन क्रिटिसिज्म क्या है, पहले ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें ऑप्शन भी दिखाई दे। एसे इन क्रिटिसिज्म, ये तो मैथ्यू आर्नल्ड की है ना, ये किसकी है, मैथ्यू आर्नल्ड की है, ठीक है। उसके बाद अगली है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये कोलरिज की है। एस्थेटिक्स किसकी है, क्रोचे की, ये क्रोचे की है। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये किसकी है, ये है जी आपकी, फिर रह गए अपना IA रिचर्ड्स की है, ठीक है। बस एक बार याद कर लो इनको, ये तो याद ही करनी पड़ेगी। ऐसे इन क्रिटिसिज्म ये मैथ्यू आर्नल्ड की है, बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज की है, इनको इस तरह से फिर क्रॉस मार दो। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म IA रिचर्ड्स की, और एस्थेटिक्स क्रोचे की है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित अंशों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए, ये तो आसानी है, ये तो वैसे ही कर लेंगे हम लोग, हमें तो ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, तो वैसे ही कर लेंगे। हाँ जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, ठीक है। आप कहोगे मैडम लास्ट वाला कैसे लिया, ये तो कन्फर्म ही है ये क्या है, ये तो कन्फर्म ही है। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र की है 100%, ठीक है। तो डी का वी है, देखते हैं कहीं अपनी बात वैसे ही बन जाए। डी का वी कौन से में है, डी में, डी पार्ट में है, चौथे में है, आ गया ना अपना। देखो एक पता थी, एक कन्फर्म था, पता तो सारी है। जैसे आपको ये कन्फर्म है, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की है, बन गई ना बात, बाकी तो अपने आप ही हो जाएगा। अब देखो, जो घनीभूत पीड़ा थी, ये जयशंकर प्रसाद की है, बिल्कुल जयशंकर प्रसाद की है, जो हृदय के अंदर घनी पीड़ा थी। हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, ठीक है। तो ये किसकी है जी, ये निराला की है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सवीनी बह जाए, ये किसकी है, अगे की है, ये किसकी है भाई, अगे की ये पंक्ति है। उसके बाद देखिए आगे, अगला है जी 41 से 45 तक दी गई स्थापनाओं, एसेशंस दे रखा है और रीजंस दे रखा है। देखो भाई,
इनको करने का बिल्कुल आसान तरीका है। ये तो जमा आसान, बिल्कुल आसान होते हैं ये। इनमें है क्या, आपको पहले स्थापना पढ़नी है, उसके बाद तर्क ये देखना है कि अगर ये तर्क इसी से रिलेटेड है तो सही है, अगर इसमें कोई बात ही कोई अलग सी कर रहा है तो गलत है, सीधी बात है। मतलब अगर तर्क में आपको केवल शब्द दिखाई दे जाए, केवल, या फिर सबसे महत्वपूर्ण दिखाई दे जाए, उसको काट देना, वो गलत होता है। कोई भी रीजन केवल या सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब इसके 10 ये आएंगे 4-5 प्रश्न। चेतना अनुभूति की सघनता तथा चिंतन से समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है। कि जो हमारी चेतना है ना, जो कॉन्शियस, जो हमारा माइंड होता है, अनुभूति होती है, उसकी गहराई और चिंतन से संबंधित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है। ये कहते हैं क्योंकि अनुभूति का संबंध हृदय की संवेदनशीलता से है और चिंतन का संबंध किससे है, बुद्धि से है। बात तो सही है भाई, दोनों सही है ना। देखो, चिंतन का संबंध तो बुद्धि से है, आप कहोगे बिल्कुल है जी, 100% है मैडम। और अनुभूति का संबंध किससे है, हृदय की संवेदनशीलता से, आप क्या फील करते हो। तो दोनों बात ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान होते हैं, फ्री का नंबर है भाई। इनके अंदर हो सकता है कोई ऐसे मुश्किल वर्डिंग आ जाए किसी न किसी एग्जाम में, बाकी आसानी है। समाज का आत्यंतिक, ठीक है ना, समाज का आत्यंतिक कल्याण मतलब अंत में शुभ बुद्धि द्वारा चालित दृढ़ संकल्प में है। ठीक है, ये कहते हैं क्योंकि यह संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन नहीं करवाती। क्यों नहीं करवाती, जैसे जो मनुष्य की संकल्प शक्ति है, ये मनुष्य से असाध्य मतलब जो काम नहीं हो सकता, क्या वो भी नहीं करवाती, करवा देती है। क्योंकि हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, है ना। अगर हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ है तो हम क्या नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि एकला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन क्यों नहीं फोड़ सकता, कई बार एकले चने ने ऐसा भाड़ फोड़ा है कि वो फूटा ही नहीं बल्कि खिल खिल हो गया है। ठीक है, तो ये जो है, ये तो सही है, पर जो तर्क है ना इसका ये गलत है, तो आंसर 1 आ जाएगा। वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती, जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। बात तो ठीक है भाई, वीरता की नकल हो सकती है, नहीं हो सकती ना। मन की प्रसन्नता को क्या कोई उधार ले सकता है, ना जी, क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से है। देखो, बिल्कुल सही बात कही है ना। अगर आपके अंदर बल ही नहीं है तो आप काहे के वीर हो। ठीक, मन का बल होना चाहिए ना। उसके बाद अगला है, मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों की मेल की आवश्यकता है। बिल्कुल है जी, अगर आप अपने जीवन में संपूर्णता चाहते हो तो कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों के मेल की जरूरत है। क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों भाई, क्या बाकी सारे डाउन हैं। मैंने क्या कहा था, अगर तर्क में सबसे महत्वपूर्ण या केवल आ जाए, क्रॉस मार देना, गलत है वो। क्यों भाई, उपासना ही सब कुछ होती है क्या, जीवन में करने के लिए और बहुत कुछ है, कर्म है, ज्ञान है, ये तीनों बात तो होती है। ये तो केवल उपासना को बोल रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, ए सही है और आर क्या है, गलत है। कौन सा है, ए सही आर गलत, डी आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। कि आप किसी के प्रति श्रद्धा क्यों रख रहे हो, इसका कारण आपको पता होता है, बिल्कुल पता होता है। अगर आप किसी देवी देवता के प्रति, किसी इंसान के प्रति, है ना, अगर आप श्रद्धा है तो क्या आपको उसका कारण नहीं पता, पता है जी। क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर होती है और फिर श्रद्धेय पर। बिल्कुल, पहले हमें सामने वाले व्यक्ति के कर्म अच्छे लगते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति अच्छा लगता है। तो ये तो दोनों ही सही है भाई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि एक और बी दोनों क्या है इसके अंदर सही हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब एक अवतरण दिया है, 5 प्रश्न है इसके अंदर, एक आता है हमेशा यूजीसी नेट वाले देते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लो। ये कहता है, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी 2 भेद हैं। ठीक है, साहित्यिक मीमांसकों ने इस दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। 3 किए हैं, युद्ध, दान और दया। सबसे प्राचीन और प्रधान क्या है, युद्ध के अंदर वीरता, है ना। जो है दानवीर, दयावीर, ये तो बाद में आए, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं होती कि कितनी चोट लगेगी, कितना दर्द होगा, मृत्यु किस टाइम हो जाए। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये कहता है, लेकिन केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप नहीं है,
स्फुरित माना फूटता नहीं है, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। देखते हैं प्रश्न क्या है अब। ये जो पैराग्राफ है ये तो आसान ही था, कई बार बड़ा मुश्किल पैराग्राफ दे देता है। किसी पेपर में तो ऐसा पैराग्राफ आ जाता है कि दिमाग खराब हो जाता है पढ़ते पढ़ते। उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? ठीक है, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? तो ये आपने अभी पैराग्राफ में पढ़ा था, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर किए गए हैं। कितने कष्ट या कितनी हानि है। उत्कंठा पूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो दान में, युद्ध में, उत्साह में या वीरता में? तो ये लिया जाता है उत्साह के अंतर्गत। आप कहोगे मैडम कैसे कर रहे हो आप? ये देखो सारा है यहाँ पे, टेंशन ना लो। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी 2 भेद होते हैं, लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या आया? उत्साह के अंतर्गत किया जाता है। साहित्यिक मीमांसों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? पता है, अभी तो पढ़ा है, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। उसके बाद है जी, सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है? सबसे प्राचीन तो युद्ध वीरता ही बताई थी, दान ये तो बाद में आई। सबसे प्राचीन क्या है? युद्ध वीरता है। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रवृत्ति चाहिए भाई? आपको युद्ध वीर हो तो पता है, साहस है, प्रयत्न है, कष्ट सहने का धीरज होना चाहिए, सी आएगा। तो आपका जो दिसंबर 2010 का जो प्रीवियस ईयर है वो मैंने करवा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक और PYQ के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।